हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद राजवंश के बारे में। और कुनिंद राजवंश से कभी ना कभी पेपर में एक दो प्रश्न पेपर में बनता है। यहाँ से अरे तुम सामने आ जाओ, यहाँ से उठ के आगे आ जाओ। तो कभी ना कभी जो है उत्तराखंड की जो परीक्षाएं होती हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है कुनिंद राजवंश से जो है पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी के संबंध में हम सबसे पहले जब भी हम ऐतिहासिक राजवंश की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे हमने उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ा था, हमने इतिहास के पाठ किए थे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। अब हम ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐतिहासिक काल के जो हमें स्रोत मिले हैं, पहले किसी भी राजवंश को पढ़ने से या किसी भी वंश को पढ़ने से पहले उसके स्रोत के बारे में जानना जरूरी है कि हमें उस वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो उसी के संबंध में सबसे पहले हम बात करें अगर, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रंथ। जो ग्रंथों से हमें किसी जो राजवंश के बारे में जो जानकारी मिली है ग्रंथों से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर ग्रंथों में, तो महाभारत है। महाभारत में जो है हमें कुनिंदों का उल्लेख मिलता है, कुनिंदों का वर्णन मिलता है। और किस रूप में मिलता है, यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है। तो अगर हम बात करें कि महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो द्विज शब्द का प्रयोग जो है महाभारत में कुनिंदों के लिए किया गया है, द्विज शब्द का प्रयोग। ठीक है। सेकेंड स्टेप पर अगर हम बात करें द्विज श्रेष्ठ, तो कुनिंदों के जो राजकुमार हैं, जो राजा हैं, जो राजकुमार हैं, नरेश हैं, उनके लिए जो है द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुनिंद वंश के लिए जो है द्विज शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। दूसरे स्टेप पर अगर हम बात करें, दूसरे स्टेप पे हमें जो है महाभारत से जो जानकारी मिलती है कि इस वंश का जो एक राजा है सुबाहु, इस वंश के राजा सुबाहु की हमें जो है महाभारत से जानकारी मिलती है, जो संभवतः ये कह सकते हैं कि इस वंश का संस्थापक भी था। और हमें इसकी राजधानी का उल्लेख मिलता है, जो कि राजधानी जो इसकी थी वो श्रीनगर थी। तो कुनिंद वंश के राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। ऐसा हमें उल्लेख जो है महाभारत से मिलता है। दूसरे स्टेप पर अगर हम बात करें, दूसरा इस वंश के राजा विराट की जानकारी हमें मिलती है, जिसकी राजधानी विराटगढ़ी थी, जो कि जौनसार भाबर क्षेत्र के आसपास कहीं पर रही होगी। ठीक है। तो दो शासकों के नाम हमें मिले हैं, एक सुबाहु है जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, दूसरे राजा विराट हैं जिनकी राजधानी विराटगढ़ी जो जौनसार भाबर के आसपास के क्षेत्र में थी। तो महाभारत से हमें जो है इतनी जानकारी जो है कुनिंद राजवंश के बारे में मिलती है। दूसरे स्टेप पर हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। तो विष्णु पुराण में जो है कुनिंदों के लिए कुनिंदोपत्यकस्य शब्द का उल्लेख किया गया है, या कुनिंदों को जो है वो कुनिंदोपत्यकस्य कहा गया है। तो जो है कुनिंद राजवंश के बारे में अगर हम विष्णु पुराण से बात करें, तो विष्णु पुराण में जो है कुनिंदों को कुनिंदोपत्यकस्य जो है शब्द का उल्लेख इनके बारे में किया गया है। तीसरे स्टेप पर हम बात करें, जो ग्रंथ है, हमें जो साहित्यिक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उससे जो है हमें इनकी जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में कुनिंदों को जो है कुलून शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी में कुनिंदों के लिए जो है कुलून शब्द का प्रयोग किया गया है। और इनकी प्रथम राजधानी कालकूट को बताया गया है, जो वर्तमान में कालसी है, जिसको प्राचीन में जो है कालकूट कहा जाता था। तो वर्तमान में जो इनकी राजधानी, जो यानी कि उस समय जो इनकी राजधानी रही थी, वो कालकूट थी, जो कि हमें जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से। उसके बारे में अगर हम दूसरी तरीके से बात करें नोट डालकर, कि दूसरे स्टेप पर हम बात करें, इनकी दूसरी जो राजधानी थी वो शत्रुघ्न नगर थी। और तीसरी राजधानी इनकी जो है बेहट, जो सहारनपुर में पड़ती है, वहाँ पर जो है उल्लेख मिलता है कि जो इनकी राजधानी थी वो बेहट थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें रामायण। रामायण की अगर हम बात करें, रामायण का एक कांड है किष्किंधा कांड। रामायण के किष्किंधा कांड में भी जो है हमें कुनिंदों का वर्णन मिलता है। जो किष्किंधा कांड था रामायण का, अगर आपने पढ़ी हो, तो उसमें जो है हमें कुनिंदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप पर, इनका जो हमने बात की है इनके स्रोत की। तो स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा कि साहित्यिक ग्रंथ है, जैसे महाभारत है। महाभारत में इन्हें द्विज कहा गया है, इनके राजाओं को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। दूसरे स्टेप पर बात करें विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में कुनिंदो कत्यपस्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण के किष्किंधा कांड में भी इनका जो है हमें वर्णन मिलता है। अष्टाध्यायी में इनको कुलून कहा गया है। इनकी प्रारंभिक राजधानी, जो प्रथम राजधानी है, वो कालकूट थी, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। दूसरे स्टेप पर हम बात करें विदेशी लेखक। तो पहले तो साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथ है स्रोत किसी भी राजवंश के। दूसरा विदेशी लेखक हैं, जो भी विदेशी लेखक यहाँ पर आए हैं, उस समय जो वंश होगा उन्होंने उनके बारे में लिखा है, कहीं पर वर्णन किया है अपनी किसी रचनाओं में, तो उन सब के बारे में कह सकते हैं कि विदेशी स्रोत है। तो अगर हम विदेशी लेखकों की बात करें या विदेशी स्रोत की बात करें, तो केवल एक ही व्यक्ति हैं टॉलमी, जो कुनिंदों का वर्णन करते हैं या कुनिंदों के बारे में जो है लिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस विदेशी लेखक ने जो है कुनिंदों का वर्णन किया गया है, तो टॉलमी ने जो है इनका वर्णन किया है। नेक्स्ट स्टेप में बात करें अभिलेख। अभिलेख जो है इनके हमें 5 मिले हैं, 4 बरहूत से मिले हैं और 1 मथुरा से मिला है।
तो अभिलेखों से भी इनकी जानकारी मिलती है। जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनके, वो 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं मथुरा से, और जो है 4 अभिलेख जो है भरहूत से प्राप्त हुए हैं, और 1 अभिलेख जो है मथुरा से प्राप्त हुआ है। टोटल हमें इनके 5 अभिलेख मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कालसी अभिलेख जो देहरादून में है, कालसी क्षेत्र में है, अशोक का जो है शिलालेख है, अभिलेख है, तो इससे जो है हमें कुनिंदों के लिए जो है कालसी अभिलेख में पुलिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। किस शब्द का? पुलिंद शब्द का उल्लेख जो कालसी अभिलेख में मिलता है वो कुनिंदों के लिए मिलता है, और इससे हमें ये प्रतीत होता है कि जो कुनिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। ऐसे ही जानकारी हमें कालसी अभिलेख से पता चलती है, जो कि अशोक का था। अशोक जो है मौर्य वंश का जो है सम्राट था और महान शासक था। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पर बात करें इनकी मुद्राएं, जो हमें इनकी यहाँ से मुद्राएं मिली हैं। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना कि कुनिंद राजवंश की इस जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो इनकी मुद्राएं हैं जो हमें मिली हैं। और अगर हम मुद्राओं की बात करें तो इनकी मुद्राएं 2 प्रकार की हैं, एक है प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरा है परवर्ती मुद्राएं। प्रारंभिक मुद्राओं में सबसे स्टेप देखो ध्यान से, एक तो सबसे प्रमुख स्रोत मुद्राएं हैं, और मुद्राओं के 2 भाग हैं। हमने मुद्राओं को 2 भागों में बांटा है, एक है प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरा है परवर्ती मुद्राएं। प्रारंभिक मुद्राओं के बारे में सामान्यतः कहा जा सकता है कि ये पहले जो हमें मिली है, जब ये वंश स्टार्ट हुआ था तब की मुद्राएं प्रारंभिक मुद्राएं हैं। उसके बाद जब शासक आते चले गए, अपनी मुद्राएं किसी शासक ने चलाई हों, अपने नाम से चलाई हों, जैसे इस वंश के महान शासक अमोघभूति के बारे में उल्लेख मिलता है कि उसने अपने नाम से जो है मुद्राएं चलाई थी, तो उन सब के बारे में हम कह सकते हैं कि वो अलग मुद्राएं हैं, ठीक है, वो परवर्ती मुद्राएं हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रारंभिक मुद्राओं के बारे में, तो प्रारंभिक मुद्राओं की अगर हम बात करें धातु, तो इनमें धातु जो है वो ताम्र होती थी, और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। जो प्रारंभिक मुद्राएं हैं उनमें जो है धातु जो है ताम्र धातु का प्रयोग किया गया है, और लिपि जो है यूज़ की गई है ब्राह्मी लिपि को यूज़ किया गया है। और अगर हम बात करें प्रारंभिक मुद्राओं की, तो इनमें हमें किसी भी राजा का उल्लेख नहीं मिलता, या किसी भी राजा का नाम जो है इन मुद्राओं में नहीं मिलता। इससे ये प्रतीत होता है, ये कहा जा सकता है कि शुरुआत में जो है कुनिंद राजवंश एक गणराज्य रहा होगा, क्योंकि केवल उसमें हमें कुनिंद लिखा हुआ मिलता है ब्राह्मी लिपि में, किसी भी राजा का नाम उल्लेखित नहीं है। और अगर चित्रों का अंकन की बात करें कि क्या छपा है मुद्रा पर, तो एक ओर जो है बोधि वृक्ष छपा है और दूसरी ओर जो है फैलती हुई सूर्य की किरणें। तो ये जानकारी प्रारंभिक मुद्राओं से हमें प्राप्त होती है कि देखो कुनिंद राजवंश के बारे में जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो इनकी मुद्राएं ही हैं। और 2 भाग में बांटा है हमने, प्रारंभिक और परवर्ती। प्रारंभिक मुद्राओं में धातु यूज़ की गई है ताम्र, और लिपि यूज़ की गई है ब्राह्मी, ठीक है। उसके बाद जो है बोधि वृक्ष, एक और बोधि वृक्ष है, दूसरी ओर जो है फैलती हुई सूर्य की किरणें हैं, और इनमें केवल कुनिंद लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि शुरुआत में जो कुनिंद राजवंश था एक गणराज्य था, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप पर बात करते हैं परवर्ती मुद्राओं की। तो हमने जो है अभी प्रारंभिक मुद्राओं की बात की थी, और प्रारंभिक मुद्राओं में हमने बात की थी कि इनमें किसी भी राजा का उल्लेख हमें नाम नहीं मिलता है, और इनमें धातु जो है ताम्र और लिपि जो है ब्राह्मी का यूज़ किया गया है, और केवल कुनिंद लिखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय जो है कुनिंद एक गणराज्य रहा होगा, ठीक है। दूसरा भाग जो इसका है वो है परवर्ती मुद्राएं। परवर्ती मुद्राएं एक इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत भी है कुनिंद राजवंश के बारे में। तो प्रवर्ती जो मुद्राएं हैं, इनकी जो धातु, इनमें जो धातु यूज़ की गई है वो ताम्र और रजत धातु का प्रयोग किया गया है, और लिपि जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी। हमने प्रारंभिक मुद्राओं में बात की थी, उसमें केवल एक धातु रजत का यूज़ किया गया था और लिपि ब्राह्मी। लेकिन प्रवर्ती मुद्राओं में ताम्र धातु और रजत धातु और लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी जो है दोनों का प्रयोग किया गया है। दूसरे स्टेप पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इनको हमने 3 प्रकार से बांटा है। जो परवर्ती मुद्राएं हैं उनको 3 प्रकार में जो है बांटा गया है। पहला प्रकार है अमोघभूति प्रकार, दूसरे स्टेप पर है अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरे स्टेप पर है चत्रेश्वर प्रकार। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अल्मोड़ा प्रकार की, वो अमोघभूति प्रकार। अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें जो है धातु रजत और ताम्र और लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी का प्रयोग किया गया है, और ये जो है इस वंश के राजा अमोघभूति ने जारी की थी, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था या प्रतापी राजा था। और ये पेपर में बनता है प्रश्न कि कुनिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो अमोघभूति था। इसने जो है इन मुद्राओं को चलाया था, क्योंकि इन मुद्राओं में हमें जो है अमोघभूति का नाम मिलता है, जिसमें इसने एक उपाधि ली थी, कुनिंदस्य अमोघभूतस्य महाराजस्य। कुनिंदस्य अमोघभूतस्य महाराजस्य जो है अंकित है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। उसके बाद जो है इसमें जो है जो चित्र अंकित है वो एक और जो है मृग का चित्र है और दूसरी ओर देवी का चित्र है, यानी कि एक और मृग छपा हुआ है, मृग का अंकन किया गया है चित्र का, और दूसरी ओर देवी का चित्र बना है। और ये जो मुद्राएं जो है इनको जो मापा गया है वो 31 से 38 31 से 38 ग्रेन की है, जो अमोघभूति प्रकार की हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं।
लिपि है धातु ब्राह्मी और खरोष्टी, और धातु है रजत और ताम्र। ठीक है, सेकंड स्टेप पर हम बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो हैं हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, कत्यूरी घाटी से प्राप्त हुई हैं, और यहाँ से जो प्राप्त मुद्राएं हैं वो ब्रिटिश संग्रहालय में भी रखी गई हैं। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा से हमें प्राप्त हुई हैं मुद्राएं, उनमें धातु ताम्र यूज़ की गई है और लिपि जो है ब्राह्मी का प्रयोग किया गया है। और इनमें हमें कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभगत। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभगत, इन राजाओं के नाम हमें जो है उल्लेख मिलता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। उसके बाद 1979 में अल्मोड़ा से 15 ताम्र सिक्के खोजे गए, तांबे के सिक्के जो है खोज की गई है। उसके बाद 54 प्रकार की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, 54 वो कत्यूरी घाटी से हमें प्राप्त हुई हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कत्यूरी घाटी से प्राप्त 54 प्रकार की मुद्राएं जो है कैसी हैं, तो वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं। उसके बाद जो है यहाँ से जो मुद्राएं हैं वो कुछ ब्रिटिश संग्रहालय में रखी है, यानी कि जिसका नाम अल्बर्ट म्यूजियम है, उस जो है संग्रहालय में यहाँ से प्राप्त मुद्राएं हमारी रखी गई हैं। अब इनमें अंकित क्या है, इनमें जो है कुबड़ा बैल, किसी में कुबड़ा बैल है, किसी में जो है लंबवत रेखाएं अंकित हैं, किसी में सूर्य की किरणें हैं, और किसी में जो है नाग बने हुए हैं। तो ये सब जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में अंकित है। इनमें कुछ राजाओं के नाम मिले हैं हमें, 4 राजाओं के, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभगत। ठीक है, उसके बाद जो हमें 54 प्रकार की कत्यूरी घाटी से जो मुद्राएं मिली हैं अल्मोड़ा प्रकार की, इनमें गोमित्र, आसेक, शिवदत्त, इन सब की मुद्राएं हमें जो है प्राप्त हुई हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप पर हम बात करते हैं चतरेश्वर प्रकार। चतरेश्वर प्रकार की मुद्राएं, इन्होंने संभवतः ये अपने देवता को मानते थे, कुछ छत्रेश्वर, जो छत्रेश्वर थे वो इनके अधिष्ठा देव थे, जिनका पूजन ये शिव के रूप में करते थे। यानी कि जो अधिष्ठा देव थे इनके छत्रेश्वर, उनको ये शिव के रूप में पूजते थे। ऐसा पता हमें इनके सिक्कों से चलता है, क्योंकि जो चतरेश्वर प्रकार की हमें मुद्राएं मिली हैं उनमें त्रिशूलधारी शिव अंकित है। यानी कि एक हाथ में शिव जी ने त्रिशूल ले रखा है और दूसरा हाथ उनकी कमर पर है, तो जो पीठ पर रखा हुआ है, तो इनको जो है चतरेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है, जो इन्होंने अपने अधिष्ठादेव छत्रेश्वर के नाम पर चलाई थी और जिनको ये शिव के रूप में पूजते थे। सेकंड स्टेप कह सकते हैं कि इनको, इन मुद्राओं को स्थानिक शिव मुद्रा भी कहा जाता है, जो भगवान के नाम पर इन्होंने चलाई थी। तो जो है कुणिद वंश के बारे में हमने जानकारी पढ़ी है कि हमने उसके जो है ग्रंथों से पढ़ा है उसको, हमें ग्रंथों से, महाभारत से, रामायण से और अष्टाध्यायी से और विष्णु पुराण से उनका उल्लेख मिलता है। विदेशी लेखक टॉलमी इसका वर्णन करते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि सबसे प्रमुख स्रोत जो कुणिद वंश का है वो उनकी मुद्राएं हैं, जो हमने मुद्राएं अभी पढ़ी हैं। 2 भागों में बांटा है, जो प्रारंभिक मुद्राएं हैं, दूसरा परवर्ती मुद्राएं हैं। परवर्ती मुद्राएं 3 प्रकार की थी, अल्मोड़ा प्रकार, अमोघभूति प्रकार और चतरेश्वर प्रकार। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इतिहास की मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।